नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। तो दोस्तों, आप जैसा कि जान रहे हैं कि मूल विधि पर आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज आपकी 5वीं क्लास मूल विधि पर रहेगी और भी मूल विधि पर भारतीय दंड संहिता पर रहेगी। मूल विधि में भारतीय दंड संहिता पर तो हमने आपको चौथे लेक्चर में बताया था कि मूल विधि में जो भारतीय दंड संहिता है, ये क्या पूरे भारत में लागू है या भारत के किसी भाग में सिर्फ लागू है। तो हमने आपको ये बताया था कि पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारतीय दंड संहिता जो है वो जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में लागू थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से यह पूरे भारत में लागू कर दी गई। हम आपको एक बात बता दें कि 31 अक्टूबर क्यों दिन ही रखा गया, इसके पीछे एक कहानी है। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है और उनका देश के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ों ने देश को आज़ाद किया, तो जो उस समय भारत में 562 जो स्वतंत्र रियासतें थीं, उनका एकीकरण करने में, भारत में विलय करने में सरदार पटेल जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। इसीलिए उनके नाम, उनकी प्रतिमा गुजरात में विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई गई है और उन्हीं के जन्मदिन पर ही 31 अक्टूबर 2019 को, यानी 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर से उसका विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तो अब उसी 31 अक्टूबर से ही भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में समान रूप से लागू कर दी गई। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि भारतीय दंड संहिता में भारत के अंदर कैसे लोगों को दंडित करती है, कैसा, और भारत के बाहर भी वो कैसे लोगों को दंडित करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उसका रिवीजन कर लिया। अगर ना देखा हो तो उस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे शब्दों को आज हम बताएंगे आपको जो कि भारतीय दंड संहिता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और ऐसे शब्दों को जाने बिना भारतीय दंड संहिता को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो आपको बार बार आपकी मुलाकात ऐसे शब्दों से होगी, और जब तक आप इन शब्दों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी घटना के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि वो घटना सही है या गलत है, वो घटना क्या कहती है, जब तक कि आप ऐसे शब्दों के बारे में नहीं जानेंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि जितने भी लगभग अधिनियम हैं, जितने भी बनते हैं, कोई एक्ट बनता है, तो उसके किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन में ही ऐसे सभी शब्द, उस अधिनियम के ऐसे सभी शब्दों को रख दिया जाता है जिनको उसी सेक्शन में सिर्फ परिभाषित किया जाता है, उनकी वहाँ पर परिभाषा बताई जाती है और उसके बाद वो शब्द पूरे अधिनियम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन भारतीय दंड संहिता एक अपवाद प्रस्तुत करती है। यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसा कोई एक धारा नहीं है जिसमें सभी शब्दों को, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को रख दिया गया हो यहाँ पर। इसीलिए हमने आपको बताया था कि इसमें 23 अध्याय हैं। तो इसके दूसरे अध्याय में एक साधारण स्पष्टीकरण नाम से दूसरा अध्याय इसका रखा गया है, और इसमें कुछ धाराएं दी गई हैं जिसमें इसके जो विशेष शब्द हैं, जिन शब्दों का बार बार जिक्र होता है, उनको इसमें रख के परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने दिखा यहाँ पर धारा 8 में है लिंग यानी जेंडर। ठीक है, तो जेंडर मतलब क्या होता है कि ये पुल्लिंगवाचक कोई भी ऐसा शब्द हो तो हर व्यक्तियों पर लागू होता है, वो चाहे नर हो या नारी। अब पुल्लिंगवाचक शब्द क्या है ये आपको जान लेना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि वह, मतलब कोई काम, वह मतलब उन लोगों ने अपराध किया, वह यानी ही या उनके या उनको, तो ऐसे शब्द जहाँ भी आएँ तो ऐसे शब्दों के अंतर्गत नर और नारी सभी को सम्मिलित किया गया है। दूसरा शब्द है पुरुष और स्त्री। अगर भारतीय दंड संहिता में कहीं भी पुरुष और स्त्री की बात अगर आती है तो पुरुष मतलब होता है कि किसी भी उम्र का कोई मानव नर, यानी कि इसमें ये नहीं बताया गया है ये कि किसी विशेष उम्र का मानव या किसी विशेष उम्र का पुरुष। ठीक है, मतलब किसी विशेष उम्र का नर या पुरुष। यहाँ पर जिस दिन से व्यक्ति पैदा होता है उस दिन से जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वह उसकी गणना एक पुरुष के रूप में ही की जाती है। इसी तरीके से यानी कि हर आयु वर्ग के लोग पुरुष जैसे शब्दों के अंतर्गत कवर होते हैं। इसी तरीके से स्त्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हर उम्र की स्त्री यानी मानव नारी इसके अंतर्गत आ जाती है।
तो फिर हम बात करेंगे लोक हम किसको कहते हैं, लोक की क्या परिभाषा है। तो लोक की कोई उस तरीके से एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक अनुमान इसमें बताया गया है कि लोक का मतलब होता है लोक का कोई भी वर्ग, ठीक है, लोक का कोई भी वर्ग या कोई समुदाय, यानी एनी क्लास ऑफ द पब्लिक आर कम्युनिटी, एनी क्लास ऑफ द पब्लिक आर एनी कम्युनिटी लोक के अंतर्गत ये आते हैं। क्योंकि अक्सर आप सुनते हैं कि लोक मतलब पब्लिक, जब भी बात होता है तो पब्लिक सर्वेंट की हम बात करते हैं, तो मतलब लोक मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता है, लोक मतलब कोई एक लोगों का एक वर्ग जैसे, ठीक है, यहाँ लिखा है कि लोक का कोई भी वर्ग या कोई समुदाय की बात की जाती है। तो जब पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब कि उस समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किसी की नियुक्ति हम करते हैं। तो इसी के साथ फिर आता है लोक सेवक, ठीक है। अब पब्लिक सर्वेंट की जो बात है, अब लोक सेवक हम किसको कहेंगे, तो लोक सेवक की कोई ऐसी एक लाइन में कोई परिभाषा भारतीय दंड संहिता में नहीं दी गई है। तो लोक सेवक का मतलब है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय सेना में, जैसे भारतीय जो सेना है थल सेना, भारतीय जो है थल सेना, थल जल वायु सेना का कोई भी आयुक्त ऑफिसर जो है वो लोक सेवक माना जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद दूसरा है कि कोई भी न्यायाधीश, मतलब कोई भी न्यायाधीश, यह भी लोक सेवक माना जाता है। और उसके बाद न्यायालय का कोई भी ऑफिसर, न्यायालय का कोई भी ऑफिसर, ठीक है, वो भी लोक सेवक माना जाता है। यानी कि न्यायालय ने अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का आदेश दिया है या उसको प्राधिकृत किया है, उसको अपॉइंट किया है, तो वह चाहे सरकारी कर्मचारी हो या ना हो, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति रेगुलर सरकार की नौकरी में हो या न्यायालय में जॉब करता हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको न्यायालय प्राधिकृत कर सकती है न्यायिक कार्य के लिए, या कोई भी न्यायालय का आदेश किसी तक पहुंचाने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, तो पर्टिकुलर उस मामले में भी वह लोक सेवक माना जाता है। इसी तरीके से न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी जूरी, ठीक है, जूरी सदस्य या कोई भी पंचायत सदस्य भी लोक सेवक माना जाता है। कोई भी जूरी सदस्य या पंचायत सदस्य भी लोक सेवक माना जाता है। इसी तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कोई भी ऐसा मध्यस्थ जो है, कोई भी ऐसा मध्यस्थ जिसे न्यायालय ने या किसी लोक ऑफिसर ने कोई निपटारा करने के लिए उसको सौंपा है, तो वो भी लोक सेवक के परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से कोई भी ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति जिसको यह अधिकार दिया गया हो कि वह किसी व्यक्ति को परिरोध में रख सकता है, यानी कि वह किसी व्यक्ति का आवागमन रोक सकता है, तो वह भी लोक सेवक के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए पुलिस वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि लोक सेवक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो अभी इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि एक बार डिस्टर्ब हो गया पूरा वीडियो। तो लोक सेवक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हमने आपको बताया कि इसे मध्यस्थ हो गया। तो मध्यस्थ अगर जिसको न्यायालय ने या किसी लोक ऑफिसर ने कोई अगर कार्य उसको निपटारा करने के लिए अनिर्देशित की कोई काम दिया है निर्देशित करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं लोक सेवक, मध्यस्थ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यह प्राधिकार दिया गया हो कि वह किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकता है, परिरोध में रख सकता है, तो उसको भी हम लोक सेवक कहते हैं। जैसे पुलिस वाले हो गए तो उनको भी हम लोक सेवक कहते हैं। और इसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको
जिसको इसलिए प्राधिकृत किया गया है कि वो अपराध का निवारण करेगा या अपराध की इत्तला देगा, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोक सेवक कहते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकार ने प्राधिकृत किया है कि वह किसी भी सरकारी संपत्ति को अधिग्रहित करेगा, उसका व्ययन करेगा, ठीक है, उसका जो भी कार्य, जिस भी तरीके से उसको जो भी कार्य सौंपे जाएं, वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से कोई भी ऐसा जो निर्वाचक नामावली तैयार करता हो, वह भी लोक सेवक माना जाता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार या मतलब किसी सरकार के द्वारा सरकारी सेवा में हो और वह कोई वेतन पाता हो या कोई पारिश्रमिक के रूप में कोई चीज़ प्राप्त करता हो, तो वह भी लोक सेवक माना जाता है। तो इसी तरीके फिर हम आपको बताएंगे कि सरकार किसको कहते हैं। तो सरकार के अंतर्गत जो है, यहाँ जो हमने नीचे लिख दिया है, तो सरकार में क्या है, सरकार में प्रदेश, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आती हैं। सरकार में, सरकार जो है ये धारा 17 के अंदर, सरकार में केंद्र व राज्य दोनों सरकार, जहाँ भी सरकार शब्द अगर इस्तेमाल किया हुआ भारतीय दंड संहिता में, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बातें की गई हैं। और इसी तरीके फिर क्या है, सरकार का सेवक, सरकार का सेवक। तो सरकार का सेवक हम किसको कहते हैं, यह है धारा 14 में। सरकार का सेवक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार के प्राधिकार के द्वारा या के अधीन, कोई भी ऐसा व्यक्ति सरकार के प्राधिकार के द्वारा या के अधीन भारत के भीतर बना हुआ है या नियुक्त किया गया है, नियुक्त या नियोजित किया गया है, नियुक्त या नियोजित किया गया है कोई भी ऐसा व्यक्ति, तो उसको हम कहते हैं सरकार का सेवक। अब यहाँ पर भारत के भीतर बना हुआ है, मतलब इसका अर्थ ये है कि आज़ादी के पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों की सेवा में थे। जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो अंग्रेज़ों की सेवा में थे, तो आज़ादी के बाद भी उनको उनकी सेवा से हटाया नहीं गया। तो ही कहा है कि भारत के भीतर वो किसी सेवा में बने हुए हों या वो नए तरीके से नियुक्त किए गए हों या नियोजित किए हों, उनको हम कहते हैं सरकार का सेवक, ठीक है। तो सरकार का सेवक ऐसे लोगों को हम कहते हैं। उसके बाद फिर आता है न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, इसे धारा 19 में बताया गया है। न्यायाधीश किसको कहते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश के रूप में ही पदाविहित हो, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश के रूप में ही पदाविहित हो या माने नियुक्त हो, ठीक है। कोई भी ऐसा जो न्यायाधीश के रूप में ही नियुक्त हो, वह तो न्यायाधीश माना ही जाएगा। उसके साथ ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी विधिक कार्यवाही में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी विधिक कार्यवाही में वह कार्यवाही सिविल भी हो सकती है या दांडिक, सिविल या दांडिक किसी कार्यवाही में कोई अंतिम निर्णय दे, सिविल या दांडिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय देता हो, अंतिम निर्णय दे, या कोई ऐसा निर्णय दे जो अपील के अभाव में अंतिम हो जाए, या कोई ऐसा निर्णय दे जो किसी अधिकारी की पुष्टि के बाद वह अंतिम मान लिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम इसमें न्यायाधीश मानते हैं। उसको माना जाता है कि वो न्यायाधीश है। या कोई भी व्यक्तियों के निकाय का कोई भी एक व्यक्ति, वो भी न्यायाधीश माना जाता है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो जैसे पहले होती थी गांव में पंचायत होती थी, 5 लोग बैठते थे, जिसको हम पंच परमेश्वर कहते थे।
तो उनमें से सब के सब भी न्यायाधीश हैं और उनमें से एक व्यक्ति भी न्यायाधीश है, क्योंकि वह भी कोई भी निर्णय का कार्य करता था। तो इसी तरीके से अगर कोई भी ज़िले का कलेक्टर है और वो कोई ऐसा निर्णय करता है जो अंतिम रूप ले, तो वह भी न्यायाधीश माना जाता है। लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट अगर किसी कार्य को वह किसी अन्य को खाली सुपुर्द करता है, अगर वह खाली सुपुर्द करता है, तो वह उस मामले में न्यायाधीश नहीं माना जाता है। ऐसे ही न्यायालय हम किसको कहेंगे, ठीक है, न्यायाधीश के बाद हम न्यायालय किसे कहेंगे, न्यायालय किसके कहेंगे हम, यह धारा 20 में न्यायालय किसको कहते हैं। तो कोई भी न्यायाधीश, ठीक है, कोई न्यायाधीश जो स्वयं, ठीक है, जो स्वयं ही कोई न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, कोई भी न्यायाधीश जो स्वयं ही न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया, या न्यायाधीशों का कोई निकाय जो कि न्यायिकता कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, न्यायालय। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायालय का मतलब, आप लोग अब तक समझते रहे होंगे कि न्यायालय मतलब कोई बिल्डिंग होता है, तो न्यायालय मतलब कोई बिल्डिंग, कोई परिसर नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायाधीश जो होता है कहीं भी अपनी कोर्ट लगा सकता है, कहीं भी लगा देता है, क्योंकि वह खुद ही न्यायालय है और न्यायालय कोई बिल्डिंग नहीं है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या बेईमानी, ठीक है, बेईमानी से, ठीक है, बेईमानी से, यह धारा 24। बेईमानी से जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य इस आशय से कोई कार्य करता है कि किसी एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो, किसी एक व्यक्ति को सदोष हानि हो, सदोष लाभ हो, किसी एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो और दूसरे को सदोष हानि हो। कोई भी ऐसा कार्य करता है कोई व्यक्ति जिससे किसी एक व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचे और दूसरे को सदोष हानि पहुंचे, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने बेईमानी पूर्ण आशय से कार्य किया है। इसी के साथ हम कहते हैं कपट पूर्वक, यह धारा 25 में। तो कब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कपट पूर्वक किया, हम तब कहते हैं जबकि वह कपट करने के आशय से कोई कार्य करता है। अब कपट में क्या है कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा, कपट मतलब धोखा, ठीक है, जब वो धोखा देने के आशय से कोई कार्य करता है और धोखे से जिसको उसने धोखा दिया है उसको क्या होता है, कोई क्षति पहुँचे, तब हम कहते हैं कि उसने कपट पूर्वक कार्य किया। तो अब क्षति क्या है, अब हम क्षति को भी देख लेते हैं। क्षति इसको दिया धारा 44 में, ठीक है। तो क्षति मतलब होता है कि कोई सिर्फ शारीरिक क्षति नहीं, इसमें 4 तरीके की क्षति होती है, शारीरिक, मानसिक, संपत्ति और प्रतिष्ठा। अगर किसी को धोखा देने से इस तरीके चारों में से किसी भी तरीके की क्षति पहुंचती है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति को क्षति पहुंची है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि मूल्यवान प्रतिभूति किसे कहते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति मानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज है, ये एक दस्तावेज होता है, पहले जान लीजिए कि एक दस्तावेज होता है। ये मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में कोई विधिक अधिकार सृजित होता हो, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित हो, विस्तारित हो, निर्वापित हो, निर्बंधित हो, या किसी दायित्व को स्वीकार करता हो, दायित्व को स्वीकार करे
या किसी का त्याग करे, स्वीकार करे या त्याग करे। तो ऐसे अगर ऐसी कोई भी बातें अगर किसी दस्तावेज में हैं तो हम क्या कहते हैं कि वह एक मूल्यवान प्रतिभूति है। जैसे हम कहते हैं कि जो आप जब किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं या कोई चेक हो गया तो उन सबको हम क्या कहते हैं, एक मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं, क्योंकि उस रजिस्ट्री वाला जो कागज़ है वो किसी का, उसमें किसी के नाम, किसी की संपत्ति उसमें दर्ज की जाती, रजिस्टर की जाती है। इसी तरीके से जो चेक होता है उसमें भी कुछ पैसे दर्ज होते हैं, तो उसको क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उसको बदल करके रुपए में चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि वो सब क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति, हम उनको वैल्यूएबल सिक्योरिटी उनको हम कहते हैं। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मूल्यवान प्रतिभूति हो गया। उसके बाद हम आपको बताएंगे अवैध किसको कहते हैं। ये धारा 43 में है। मूल्यवान प्रतिभूति जो धारा 30 में थी वो, यह धारा 43 में अवैध। अवैध का मतलब होता है कि कोई अपराध हो, कोई अपराध हो, विधि द्वारा निषिद्ध हो, विधि द्वारा निषिद्ध हो, या सिविल कार्यवाही के लिए आधार पैदा करता हो। तो कोई भी ऐसा कार्य जो अपराध हो, कोई भी कार्य जो अपराध हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो, या उस कार्य को करने के बाद किसी व्यक्ति को सिविल कार्यवाही के लिए आधार देता हो, आधार पैदा होता हो, तो ऐसे कार्य को हम कहते हैं अवैध कार्य हम कहते हैं। तो जब कोई कहता है ना कि किसी ने कोई अवैध कार्य किया, तो अवैध कार्य जब कहीं भी शब्द आए तो इसका मतलब समझ जाइए कि या तो उसने कोई ऐसा कार्य किया है कि वह अपराध है, या वो विधि द्वारा निषिद्ध कार्य कर रहा है, या उसके कार्य करने से किसी व्यक्ति में सिविल कार्यवाही करने के लिए कोई आधार पैदा हो गया, मतलब कि वह मुकदमा कर सकता, कोई सिविल कार्यवाही अब कर सकता है। इसी में होता है विधि द्वारा आबद्ध। इसी धारा में है विधि द्वारा आबद्ध। हम कब कहते हैं कि कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा उसके ऊपर कोई दायित्व अगर सृजित किया गया है, तब हम कहते हैं कि वह विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक, इसी के साथ फिर हम देखते हैं कि हम स्वेच्छया कब कहते हैं। स्वेच्छया यह धारा 39। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को ऐसे साधनों से और ऐसे आशय से करता है, जिन साधनों से और जिन आशय से वह उस कार्य को करना चाहता था, तब हम कहते हैं कि उसने उस कार्य को स्वेच्छया किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर आता है उसके बाद सद्भावना पूर्वक। ठीक है, सद्भावना पूर्वक। सद्भावना मतलब अच्छी भावना। कब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया है? धारा 52 है। हम कब कहते हैं किसी व्यक्ति ने कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ कोई कार्य करता है। सम्यक सतर्कता व ध्यान के साथ करे, तो हम कहते हैं कि उसने उस कार्य को सद्भावना पूर्वक किया है। ऐसे ही फिर एक होता है संश्रय। यह है धारा 52 का में संश्रय। कब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी को संश्रय दिया है? ये तब हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी को आश्रय देता है, आश्रय दे, ठीक है, खाना दे, ठीक है, धन दे, ठीक, उसको कपड़ा यानी वस्त्र दे, उसको कपड़ा दे, ठीक है, कोई गोला बारूद, हथियार, या ठीक है हथियार दे, या किसी को कोई अपराध अगर वो किया है तो उसको क्या होता है, ऐसे ही वो छुपाता है। ठीक है,
तो हम कहते हैं कि उसने उस व्यक्ति को संश्रय दिया है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। पति और पत्नी, पति और पत्नी, अगर कोई पति अपराध करके आता है और पत्नी उसको संश्रय देती है, तो उस पत्नी को इस संश्रय के लिए दंडित नहीं किया जाता। संश्रय देने के लिए कोई पत्नी अपराध करके आती है और उसका पति अगर संश्रय देता है तो उसको संश्रय के लिए क्या होता है, दंडित नहीं किया जाता है। तो और फिर हम आपको बताएं कि चल संपत्ति किसको कहते हैं। चल संपत्ति, ठीक है, चल संपत्ति किसको हम कहते हैं, यानी कि जंगम संपत्ति। इसको लिखा आता है लॉ में, इसको कहते हैं जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति, तो जंगम संपत्ति हम उसको कहते हैं कि जो मूर्त हो, ठीक है, जो मूर्त हो, ठीक, और कोई भी ऐसे जैसे पृथ्वी हो गया, ठीक, या उससे जुड़ी कोई वस्तु हो गई, या उससे जो आबद्ध हो, ठीक है, उससे स्थायी रूप से कोई आबद्ध वस्तु हो, तो उसके सिवाय जितनी भी चीज़ें हम उसको चल संपत्ति कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी अचल संपत्ति वो चल संपत्ति भी बन सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ जब तक है वो तब तक तो अचल संपत्ति, लेकिन जैसे ही उसको ज़मीन से उसको हम कट कर दें तो तुरंत वो क्या होता है, वो चल संपत्ति में परिवर्तित हो जाता है। जब तक ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक, तब तक वह क्या है, अचल संपत्ति है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परिभाषा खंड लगभग कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हमने इसको इसलिए बताया क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे आगे, क्योंकि जब आगे और पढ़ाया जाएगा तो इन शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो जिससे आपको पूरी आईपीसी अच्छे से समझ में आए, इन शब्दों का मायने क्या होता है ये आप समझ लें। बस आपको ये करना है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, जिससे क्या होगा कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनके अंदर लगन तो खूब है पढ़ने की, लेकिन अपने संसाधनों के अभाव की वजह से वो क्या है कि पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि सभी को फ्री में क्लासेस दिए जाएं, और कोई भी ऐसा जो कमज़ोर छात्र हो, वह किसी भी तरीके से कमज़ोर हो, पढ़ने में कमज़ोर हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, या किसी भी कारण से वो, हमारी टीम का पूरा ये उद्देश्य है कि ऐसे छात्रों की मदद की जाए। तो हमारे साथ आप भी मदद करिए, और मदद आप कैसे करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और उसको शेयर ज़रूर करें। और जो भी लेक्चर अगर आपको ना समझ में आए तो उसको पीछे जा करके उसको फिर से रिवाइज़ करके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।